अच्छे हो? मौज? अरे ऐसे कैसे हो रहा है? ये पुराने पुराने सब कैसे आ रहे हो? सब आ जाओगे क्या? चलो, कैसा हुआ एग्जाम? डे हुआ या ठीक हुआ या जोरदार हुआ? हाँ, यूं बोले ना। तो फिर वापस कैसे आए जोरदार हुआ तो? अच्छा, यूं? कितने सही हुए? चलो। क्या हुआ? अरे बस बस, ये तो पुराने विद्यार्थी है, बोल के बेचारा। चलो, क्या पढ़ रहे थे बताओ? रोग? आज अब तो क्या रोग, रोज रोज रोग। रेबीज हो गया? रेबीज का इलाज क्या है मित्रों? कोई इलाज नहीं है। पता तो है ना? बढ़े आगे। रेबीज को बोलते क्या है? हाइड्रोफोबिया। टीका किसने खोजा था? लुई पास्चर। याद है? बढ़े आगे। ये तो याद नहीं यार, टिप्पा में लगाता नहीं। नेक्स्ट, बढ़े आगे। याद रखना, साफ कहूंगा सुखी रहूंगा, टिपालॉजी नहीं करूंगा। बताना तो साफ बताएंगे, नहीं तो मना कर देंगे, कल बता देंगे, पर टिपा नहीं। समझ गए ना? जो भी कहना है सही बताना है, ये प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट, आगे बढ़े। तो लस्ट, अगला रोग लिखो कौन सा है? लिस्ट बना रखी है ना अपन ने? कचरा? अच्छा, खसरा। हाँ लिखो खसरा। मैं सोचा कचरा कौन सा रोग आ गया। खसरा, या इसको बोलते हैं बेटा मिजल्स। खसरा या मिजल्स लिखो। एक नया रोग पढ़ते हैं जिसका नाम है खसरा। याद करो, अपन कई बार सर्दियों में पढ़ते हैं, कोई स्कूल के अंदर फलानी स्कूल में खसरा के टीके लगाए जा रहे हैं। अखबार के अंदर अक्सर न्यूज आती है सर्दियों में। तो खसरा एक फ्लू है मित्रों, फ्लू की तरह है। फ्लू का मतलब वही सर्दी जुकाम जैसे लक्षण। इसका रोग कारक वायरस है जिसका नाम है मोरबेली वायरस। लिखो, एजेंट लिखो इसका, रोग कारक। रोग कारक यानी कि किससे ये होता है? मोरबेली वायरस। कौन सा वायरस? मोर बोली नहीं, मोरबेली वायरस। क्या मोर बोली? कौन सा वायरस होगा? मोर बेली वायरस। लिखो सा। तो रोग कारक का नाम क्या है? मोरबेली वायरस। लिख दिया। संक्रमण, इन्फेक्शन। कैसे फैलता है? संक्रमण, फ्लू है मित्रों, तो लिखो रोगी के छींक खांसी द्वारा। तो छींकेगा खांसेगा तो हवा से भी आगे से आगे आएगा। छींक खांसी द्वारा। ज्यादातर ये बच्चों में फैलता है क्योंकि बच्चे आपस में कांटेक्ट ज्यादा रहते हैं, इसीलिए स्कूलों में इसके टीके लगाए जाते। ये कोई हाईफाई बीमारी नहीं है, नॉर्मल एक जुकाम की तरह है। तो लक्षण क्या लक्षण होंगे तो हम कहेंगे कि इसको ये रोग है सकता है या है? देखो, अपने एक नॉर्मल जुकाम होता है, उसमें क्या होता है? बुखार आता है, खांसी चलती है, सर दर्द हो सकता है, और साथ में क्या होता है? नाक से पानी आता है। यही एक नॉर्मल जुकाम के लक्षण है। मित्रों, ये भी एक जुकाम ही है, फ्लू ही है, लेकिन इसमें बुखार आएगा, छींक होगी, खांसी होगी, और साथ साथ नाक और आंख से भी पानी बहता है। कई बार देखा होगा अपन को खतरनाक जुकाम होता है। मान लो अपना कोई फ्रेंड है और 2-3 दिन से क्लास नहीं आ रहा है, और आप उसको रूम पे संभालने जाते हो, वो सो रहा होता है, उठता है, क्या हो रहा है? 2 दिन से आ नहीं रहा। अरे क्या बताओ यार, बड़ी हालत खराब है। चलो ना, आंख से तो पानी आता था, आंखों से भी पानी आ रहा है, और तू आ भी क्या हो गए? और बस मैंने कहा 2 दिन हो गए तो आया नहीं। इससे ये ज्यादा फैलता। आया समझ में? और बच्चे स्कूल में 2 दिन हो गए, कच 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 कच, इसलिए ज्यादातर होता है। हो गया ना, कांटेक्ट से वायरस
फ्लू रोग है, फैलता है। तो लक्षण लिखो, हल्का बुखार, छींक, खांसी के साथ गंगा जमुना तो आएगी, यमुना भी आएगी। हल्का बुखार, छींक, खांसी के साथ, हल्का बुखार, छींक, खांसी के साथ नाक और आंख से पानी बहता है, नाक और आंख से पानी बहता है। इसके कोई विशेष उपचार नहीं है, लिख दो लक्षणात्मक उपचार। मतलब बुखार है तो बुखार की गोली ले लो, सरदर्द होते सरदर्द की गोली ले लो। लक्षणात्मक उपचार मतलब लक्षण के आधार पर ट्रीटमेंट दिया जा सकता है भाई। वो टीका है, हम दवाई की बात कर रहे हैं, दोनों फर्क हो गया ना, है भाई। लक्षणात्मक, नेक्स्ट लिखो टीका, खसरा के टीके भी लगते हैं, लिखो खसरा के टीके, या रूबेला वायरस भी इसी को बोलते हैं, रूबेला का टीका MMR, देखो खसरा का टीका या MMR का टीका, MMR, इसको रूबेला वायरस भी कहते हैं, तो R का हो गया रूबेला। MMR का पूरा नाम लिख दो, M फॉर मंकी, नहीं मंकी याद आ रहा है, मिजल्स, मम्स और रूबेला। तो गया ना 3 टीका एक साथ 3 रोगों का, MMR हो गया, मिजल्स खसरा, तो MMR का टीका। एक M का मतलब है मिजल्स, एक M का मतलब है मम्स और एक R का मतलब है रूबेला, MMR। तो 3 रोगों का टीका है ये भी। मित्रों मिजल्स हमने पढ़ ही लिया, रूबेला इसी का रूप है, वो भी एक फ्लू है। मम्स का मतलब होता है यह एक ऐसा रोग है जो वायरल है, मम्स वायरस से होता है। इसके अंदर हमारी लार ग्रंथि होती है कान के पास, जिसका नाम है पैरोटिड, उसके अंदर सूजन आ जाती है। याद करो छोटी थी तब यहाँ सूजन आई थी, गाँव में चाती भी चिपकाई थी, याद आया, वो होता है मम्स। तो लिख दो एक नोट करके अलग से, भाई ये दोनों तो सेम ही है, ये थोड़ा सा अलग है तो लिख दो। देखो मम्स रोग में, नोट लगा के लिखो, मम्स रोग में मम्स वायरस के संक्रमण से, मम्स रोग में मम्स वायरस के संक्रमण से पैरोटिड, क्या बोला मित्रों मैंने, पैरोटिड लार ग्रंथि में सूजन आ जाती है। पैरोटिड लार ग्रंथि में सूजन आ जाती है, पैरोटिड लार ग्रंथि में सूजन आ जाती है। ठीक है, लिख दिया होगा। तो ये रोग कहलाता है प्यारे मित्रों मम्स। सूजन कम होती है, गर्मी रहेगी ना, स्वेलिंग, तो इसकी वजह से सूजन कम और इन्फेक्शन से लड़ने का सहायता। वायरस थोड़ी मरेगा, वायरस के लिए तो एंटीबायोटिक दवाई लेनी पड़ेगी, देते भी है। नेक्स्ट बढ़े आगे। तो प्रश्न ऐसा पूछ ले मित्रों, भरोसे किया कुछ भी पूछ सकता पूछने वाला, तो कि मम्स रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। जैसे पिछली बार पूछ लिया ना कि एस्टिग्मेटिज्म दृष्टि वैसे में होता है, LDC में तो पूछा था, उत्तर हो गया कॉर्निया का आकार अनियमित होना। देखो कल संडे है, तो संडे की छुट्टी भी अपनी रहती है, तो आप एक काम करना, रक्त वगैरह को अच्छे से पढ़ के आना, और मैं प्रयास करूंगा संडे को बैठ करके जितने भी LDC के अंदर 2018 में रक्त के प्रश्न आए, भाई LDC में खून से संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछा है और रोग से संबंधित क्या क्या प्रश्न अब तक पूछा है, उसकी मैं लिस्ट बना करके आपके सामने लाऊंगा।
कि अपने एग्जाम में पिछली बार क्या क्या प्रश्न आए, तो इस बार क्या क्या उससे संबंधित आ सकता है। इसको अपन बोर्ड के अंदर प्रश्नों के माध्यम से डिस्कस करेंगे और वही प्रश्न लाऊंगा जो बोर्ड के पेपर में आया, यानी कि पेपर को करेंगे 2018 वाले चारों पेपर में। कोशिश करूंगा पेपर को टॉपिक वाइज टुकड़ों में बांट दें। जैसे खून के प्रश्न अलग कर दिए, रक्त के कर दिए, रोगों के कर लिए, फिर आनुवंशिकता के कर लिए, है ना। ऐसा प्रयास मैं कल बैठ के संडे की छुट्टी में मैं भी टाइम निकालता हूं और आप भी घर पे बैठ के करना, ताकि हम जब वापस सॉल्व करेंगे तो कोई मन में डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। पहले डाउट आएगा तो बाद में क्लियर होगा। अब मैं पढ़ाने के बाद डाउट आए फिर मैं उस पर बात करूं नहीं करूं, फिर वो मन में रहेगा। तो आप भी ये काम करना। पेपर कोई कहते मेरे पास नहीं है तो बोर्ड की साइट पे खाली बैठो तब डाउनलोड कर दो। 4 ही तो पेपर है, कोई ज्यादा पेपर थोड़ी है। नोट्स में तो देते ही है, मिल गए आपको, ओल्ड पेपर मिल गए तो फिर आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये काम आज आप करना, मैं भी करूंगा और आप भी करेंगे। मैंने क्या बोला, काम और नयापन हमेशा मिलके होगा। अपन कोई भी नयापन करेंगे ताकि हमारा प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, और नयापन करने के लिए आपका सहयोग जरूरी है। करोगे तो ये काम आज करना। आप किस किस के प्रश्न करने फिलहाल, रक्त के और रोगों के। फिर मैं बोर्ड पे पैनल बना करके उन प्रश्नों को अपन बोर्ड पे डिस्कस करेंगे, ताकि पुराना प्रश्न एक भी रिपीट होता है या उसका ऑप्शन का प्रश्न बनता है तो अपने एक बार दिमाग में आ जाएगा। ओके, चले अब आगे बात करते हैं। हो गया मम्स। नेक्स्ट अगला रोग कौन सा है, चेचक। यही होगा मेरे हिसाब से। लिखो चेचक। चेचक रोग, चेचक को बोलते हैं साहब स्मॉल पॉक्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स। या हिंदी में क्या बोलते हैं अपनी देसी भाषा में, नहीं, बड़ी माता। सही है। कौन सी माता है, बड़ी। अब स्मॉल मत करना, ये स्मॉल मदर नहीं है, ये स्मॉल पॉक्स है। हाँ, तो लिखो रोग अगला चेचक। या क्या बोलते हैं इसको, स्मॉल पॉक्स, या क्या बोलते हैं, बड़ी माता जी। रोग कारक याद करो। चलो पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर लिखना ही रहेगा। बेटा ये भी कैसा रोग है, वायरल है। तो इसका जो वायरस है उसका नाम है वेरियोला वायरस। क्या नाम है, वेरियोला। मैं ऐसे अलग लिखता हूं ताकि याद रखने में आसानी रहेगी। वेरियोला वायरस, कहीं वेरियोला भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंग्लिश शब्द हम तो हिंदी में ट्रांसलेट करके लिख रहे हैं। क्या हो गया री है भाई, चेंज करते हैं क्लास, टेंशन क्यों लेते हो। लिखो वेरियोला वायरस। रुको, चुपचाप पढ़ो। हम किसकी बात कर रहे हैं, मैं घर पे आ जाऊं, एड्रेस दे दो शाम को, बात करे बेटा। देखो इधर, वेरियोला वायरस लिख दिया होगा। चलो इधर अब मैं इस रोग को थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। ये मित्रों पहले जैसे कोरोना महामारी फैला, ऐसे ये भी एक महामारी का रूप था, और धीरे धीरे एंटीबॉडी बनती गई और महामारी समाप्त होती गई। याद करो कोरोना भी, अब धीरे धीरे अब सबको कोरोना होता है, एक आध दिन छींक आती है और वो आगे चला जाता है। तो धीरे धीरे हमारे शरीर में क्या आ गई, रोगों से लड़ने की क्षमता। तो इस रोग में क्या होता था, आपने कभी चेचक का रोगी देखा, किसी ने नहीं देखा, झूठ मत बोला करो, नहीं देखा। चेचक का रोग हुआ देखा, रोग के अवशेष देखे, रोग नहीं देखा। ये एक ऐसी बीमारी है जो वर्तमान में पूरे विश्व से उन्मूलित हो चुकी। पूरे वर्ल्ड में चेचक का कोई रोगी संसार में ही नहीं। सीधा ही प्रश्न आ जाए, निम्न में से ऐसा कौन सा रोग है जो पूरे विश्व से उन्मूलित हो चुका है, चेचक। इसमें क्या होता था मित्रों, तेज बुखार आता था, भयंकर, 3-4 दिन 5 दिन तक, और बुखार के बाद फुंसियां होती थी, और फुंसियां जब ठीक हो जाती तो उसके खड्डे पूरे शरीर पर रह जाते, चेहरे पर खड्डे खड्डे रह जाते। पुराने लोगों की देखे होंगे, दादा दादी की उम्र के लोगों की देखिए ना मित्रों, वो है चेचक। जो तो हमने अवशेष देखे हैं। ओमपुरी बेचारा अच्छा ऑप्शन था, चला गया, उदाहरण था मेरा। उसके चेहरे पर खड्डे देखे होंगे आपने, वो किसके निशान है, चेचक के। इसमें आंखों की रोशनी चली जाती थी,
नजरें चली जाती थी और ज्यादा होने पर रोगी की मृत्यु भी हो जाती थी। ये रोग था जिसका नाम था चेचक। इसका टीका आया और ये पहला टीका चेचक का ही खोजा गया और खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम है एडवर्ड जेनर। याद रखना मित्रों, पहला टीका किसका खोजा गया तो हम कहेंगे चेचक का। किसने खोजा? एडवर्ड जेनर ने। इसलिए जेनर साहब को कहा जाता फादर ऑफ इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक का जनक, क्योंकि इन्होंने रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित की। इसी को कहा जाता फादर ऑफ वैक्सीन, टीके का पिता एडवर्ड जेनर को कहते हैं। मित्रों, टीका शब्द यानी कि लैटिन भाषा की इंग्लिश में क्या बोलता है टीका को? वैक्सीन। वैक्सीन शब्द लैटिन भाषा के वैका से आया। कौन सा शब्द मित्रों? वैका। और वैका का अर्थ क्या होता है? गाय। एक्चुअली हुआ क्या, एडवर्ड जेनर ने अपना जो प्रयोग किया था वायरस को निष्क्रिय करके, वो किया था गाय को चराने वाले ग्वाला के ऊपर। तो ग्वाला गायों को चराने वाला था। इन्होंने क्या किया? चेचक का वायरस लिया, फिर उसको उबाल करके भयंकर तापमान देकर के निष्क्रिय किया, फिर उसको इंजेक्शन में भरा और ग्वाले के इंजेक्शन ठोक दिया। तो उन्होंने देखा कि ग्वाले को बुखार आया, शरीर लाल लाल हुआ, लेकिन रोग नहीं हुआ। फिर उसने कुछ दिनों बाद चेचक का वास्तव बिना मरा हुआ सजीव मतलब एक्टिव वायरस लिया, फिर इंजेक्शन ठोक दिया, फिर उसको रोग नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि शरीर में जब पहली बार कोई रोग कारक प्रवेश करता है तो उसकी प्रोटीन जो होती है एंटीजन, उसके खिलाफ एक विशेष प्रोटीन का निर्माण होता है जिसको एंटीबॉडी कहते हैं। और ये एंटीबॉडी एक ऐसी प्रोटीन होती है जो उस रोग कारक को नष्ट करती है और कुछ एंटीबॉडी मेमोरी के रूप में दिमाग में सेव हो जाती है। तो निकट भविष्य में जैसे वायरस शरीर में आएगा तो बनी बनी एंटीबॉडी उसको तुरंत अटैक करके क्या कर लेगी? मार देगी। इस तरह से हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। तो ये था मित्रों टीका, जो स्मृति का सिद्धांत, मेमोरी के सिद्धांत पे काम करती थी। चूंकि उन्होंने ग्वाला पर अपना प्रयोग किया था, और याद करो मैंने अभी साफ साफ कहा कि गाय को इंग्लिश में लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं मित्रों? वैका। तो वैका से शब्द आ गया, वैका 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 करते करते क्या बन गया? वैक्सीन। आया समझ में? तो वैक्सीन शब्द कौन सी भाषा से आया है? लैटिन भाषा से। किस शब्द से आया है? वैका से, जिसका अर्थ क्या है? ग्वाला, गाय। और यही पूछा था पटवारी के अंदर। क्या पूछा था मित्रों? वैक्सीन शब्द का संबंध किससे है? गाय, भैंस, बकरी, ऐसे ऑप्शन थे। आया समझ में कुछ? लिखा दो इसको, तो लिखो, लिखो चेचक पहले तो, फिर इसको नोट करके अलग लिख देंगे। चेचक लिखो, रोग कारक वेरियोला वायरस, फिर लिखो संक्रमण। बताओ ये किससे फैलता है? संक्रमण। संक्रमण लिखो मित्रों हवा द्वारा। माता जी हवा से आते हैं, हवा से जाते हैं भाई साहब? हवा द्वारा। लक्षण बोला तो था मैंने अभी, लिखो तेज बुखार के साथ, तेज बुखार के साथ 3-4 दिन बाद, तेज बुखार के साथ 3-4 दिन बाद शरीर पर लाल लाल दाने उभर जाते, लाल लाल दाने हो जाते। दाने वाले समझ गए ना? फुंसियां। लाल लाल दाने हो जाते, जिनके खड्डे चेहरे व शरीर पर, जिनके खड्डे पिट्स हो जाते त्वचा पर, खड्डे चेहरे व त्वचा पर या शरीर पर रोग समाप्त होने के बाद भी पाए जाते, जिनके खड्डे चेहरे पर रोग समाप्त होने के बाद भी पाए जाते हैं। रोग समाप्त होने के बाद भी पाए जाते हैं। आया कुछ समझ में? क्या बोला मैंने भैया? किसकी बात कर रहे हैं अपन? चेचक की। क्या रोग था? याद हो गया? अच्छा, इसका कोई उपचार नहीं था?
केवल बचाव था, रोगी से दूर हो। आपने RRR मूवी देखी, याद आया कुछ उसमें? उसमें अंग्रेज उसको ढूंढने गए और उसने, वो लेडी ने बोला यहाँ तो स्मॉल पॉक्स है। स्मॉल पॉक्स, अंग्रेज ऐसे भागे जैसे घर में आ गया हो। समझ गए ना? इतना डर था उस समय इस बीमारी से। हाँ, मर जाते थे, जान से भी हाथ धोना पड़ सकता, नहीं तो जिंदगी भर अंधेरे भी रह जाते, रोशनी चली जाती, तो दिक्कत ही दिक्कत होती थी। नेक्स्ट। और दर्द बहुत भयंकर होता था इन्फेंसियों में, इतना दर्द होता था आप पूछो मत। हमारे पूर्वज बताते हैं जिनको ये हुआ था। ये मत कहना सर आपको कैसे पता, तो मेरे पूरे शब्दों का पूरा ध्यान रखूंगा। नेक्स्ट लिखो, टीका, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर द्वारा खोजा गया। लिख दो वैक्सीन, चेचक वैक्सीन किसने खोजा मित्रों? एडवर्ड जेनर। जेनर साहब ने इसको खोजा था। और लिख दो मित्रों, एडवर्ड जेनर को वैक्सीन, फादर ऑफ वैक्सीन, टीके का पिता भी माना जाता है। फादर ऑफ वैक्सीन, एडवर्ड जेनर को टीके का पिता माना जाता है। प्रथम वैक्सीन कौन सी है जिसको खोजी गई? ये भी लिख दो, चेचक का टीका पहला टीका है जिसे खोजा। फर्स्ट वैक्सीन कौन है संसार का, ऐसा भी पूछ ले, लिख दो चेचक का टीका पहला टीका है। तो फर्स्ट वैक्सीन किसने खोजी ऐसा पूछे तो एडवर्ड जेनर। और याद रखना साइंस में सन नहीं आते, इसलिए मैं ना तो सन लिखाता हूं ना याद रखता हूं। यहाँ खूब सारे प्रश्न पड़े, सन के क्वेश्चन नहीं मिलते आपको एग्जाम में, इसलिए बर्डन नहीं करना है। जानकारी लो एक अलग बात होती है, बात प्रश्न की आए तो अलग बात होती है। नेक्स्ट लिखो मित्रों, वैक्सीन शब्द लैटिन भाषा के, एक लाइन और लिख दो, वैक्सीन शब्द, वैक्सीन शब्द लैटिन भाषा के वैका शब्द से बना। वैक्सीन शब्द, या मत रखा करो हमेशा, वैक्सीन शब्द लैटिन भाषा के वैका शब्द से बना, जिसका अर्थ गाय होता है। गाय होता है। और लिखना चाहो तो ब्रैकेट लिख दो, क्योंकि जेनर ने अपने प्रयोग ग्वाला पर किए थे, इसलिए गाय का संबंध हो गया। भूल जाओ तो, क्योंकि एडवर्ड जेनर ने, सौदी लिख दो ना, एडवर्ड जेनर ने अपने प्रयोग ग्वाला पर किए थे, गाय को चराने वाले ग्वाला पर प्रयोग किए थे। तो मित्रों, ग्वाला गाय का संबंध कैसे हुआ, समझ में आया ना? वैका शब्द गाय से लिंक कैसे हुआ? क्योंकि इन्होंने अपने प्रयोग किस पर किए? गायों को चराने वाले ग्वाला पर। तो ये हो गया प्यारे मित्रों आपका रोग, जिसको हम कहते हैं चेचक। और एक लाइन लिख दो, चेचक विश्व में पूरी तरह से उन्मूलित रोग है, पूरे वर्ल्ड में ही नहीं है। चेचक विश्व से उन्मूलित रोग है, पूरे वर्ल्ड में अभी वर्तमान में चेचक का कोई रोगी नहीं, इसलिए आपको इसको रोग को कोई ज्यादा माथापड़ी करने की जरूरत नहीं। यहाँ ये पूछा जा सकता पहला रोग उन्मूलित कौन है, पहला टीका किसका खोजा गया, है ना? इसलिए इस चीजों को पढ़ते, वरना नहीं पढ़ते, पर पहला पहला टीका इसलिए पूछ लेते। हाँ, मुझे पता था तो पूछोगे। लगभग मित्रों 1980 के दशक माना जाता है, बहुत पहले हो गया बात। नेक्स्ट, किसकी बात कर रहा था मैं? चेचक। दूसरा लिखो मित्रों, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स बोलो। पहले माता जी कौन से हैं? बड़े, तो अब कौन से होंगे? छोटे। साथ ही लिख दो ताकि दोनों माता जी साथ हो जाएंगे। लिखो मित्रों, चिकन पॉक्स चिकन पॉक्स
या इसी का रो कारक लिखो, वेरिसेला वायरस। देखो भूलो तो आपको आइडिया देता हूं, ये वेरिसेला वेरियोला लगभग आपको पता तो चल जाएगा। कंफ्यूजन हो सकता है कई बार दिमाग के अंदर। एग्जाम एक ऐसी कंडीशन होती है बेटा जिसके अंदर बाहर बातें करना बहुत बड़ी बातें होती है और एग्जाम में प्रश्न करना बहुत बड़ी बात होती है। एग्जाम के अंदर कई बार आपने देखा होगा अपन एक सिंपल सा प्रश्न करते हैं और आपको अच्छे से पता होता है कि इस प्रश्नों को मैं आराम से कर लूंगा, मुझे पता है। मान लो गणित का कोई प्रश्न हो गया और आपने लिख दिया 3 स्क्वायर बराबर 6, एक बार आपके दिमाग से निकल गया तो दुनिया की कोई ताकत इसको नो नहीं करा सकती। फिर आपके उत्तर नहीं मिले ऑप्शन में, बहुत सिंपल प्रश्न है, फिर आप उस पर गोला करते हो और कहते हो कि लास्ट के अंदर मैं इसको देखूंगा, मुझे आता है, आराम से कर लूंगा। फिर पूरा एग्जाम पेपर कर लिया, वापस उस प्रश्न पे आते हो, पूरी गणित करते हो, लास्ट में करते हो 3 स्क्वायर बराबर 6, फिर के 2 ऑप्शन को, और बाहर आके पता चल अरे 3 स्क्वायर 9। कई बार ऐसी घटनाएं होती है। कोई पेपर अपन देख के आते हैं और बाहर कोई खड़ा है मान लो, और या शाम को घर पे कोई पेपर देखता है, इतना सिंपल पेपर, उसको बोले यही पेपर एग्जाम में हॉल में देख कर आओ। वहां सोच में भी फर्क पड़ता है, दबाव चीज अलग होती है, प्रेशर एक अलग होता है, मन में एक डर होता है। अब कोई कह दे साहब मुझे तो होता ही नहीं है, बेटा ये साइकोलॉजिकल हो जाता है, फर्क पड़ता है। बाहर इसी पेपर को आप 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करोगे, वहां 10 क्वेश्चन कम करोगे और सिंपल सा खोटा करके आओगे, गोला भरना भूलोगे, ऊपर वाला बी करना था सी करके आओगे। यही तो एग्जाम होता है। इसलिए ध्यान रखना, कुछ आइडिया रखने अपने दिमाग में, ताकि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाए तो भी उसको दूर कैसे किया जाए। तो वेरी ओला जो ओल्ड हो गया, देखो इसको मैं ये भी लिख सकता था वेरियोला, ये भी कई जगह लिखा मिलेगा आपको वेरियोला वायरस, पर मैंने वेरियोला नहीं लिखे, वेरियोला लिखा, क्योंकि मेरा मकसद था याद कराना। तो ओला मतलब हो गया ओल्ड, हो गया पुराना, हो गया जो अभी नहीं है वो हो गया वेरियोला, और जो अभी चल रहा है सेला। आया समझ में? अरे माता जी निकलते हैं ना, ओरी अचबड़े होते हैं ना, वो सेला चल रहा है और ये ओल्ड गया। ऐसे करके अपन को दिमाग में आइडिया रखने, क्योंकि हमें तो 100 बातों की एक बात, ऑप्शन पहचानना। क्लियर बेटा जी? बढ़े आगे तो हो गया। अब लिखो संक्रमण। माता जी तो हवा से ही आते हैं, गांव में एक को होता तो कईयों को हो जाता है। हाँ, इसको नैनी माता बोलता, लिखो छोटी माता। बिल्कुल, इसको कौन सी माता बोलेंगे वैसा? छोटी माता। हाँ सही तो सही होगा वैसा, समर्थन करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो खुद गलत हो। पिताजी हमारे पास नहीं है, आज तक हम सिर्फ फादर बताते हैं, माताजी नहीं। आज माताजी बता रहे, पिताजी बता दिया क्या? वाह ठीक है, एडवर्ड जेनर साहब हो ही गए। चलो इधर संक्रमण समझ गए मित्रों, हवा से फैलेगा। लक्षण ओरी हुआ, अचबड़े हुए, माताजी हुए, याद करो आपको हुए नहीं हुए? लगभग एक बार होता था, अब तो कम हो गया, क्योंकि अब इसके टीके का असर काफी आ गया है। अब अपने आने वाली पीढ़ी में नहीं होगा या नहीं हो रहा है, और हो रहा तो भी कम चांस है, ज्यादा लक्षण नहीं आते। जैसे हुआ तो 2 दिन हल्का सा शरीर लाल लाल होगा, हल्की लाल लाल फुंसियां हुई, ठीक हो जाएगा। जब अपने कैसे होता याद करो, हुआ था, जिसमें शुरुआत में शरीर पर आप बैठे बैठे क्लास में पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते अचानक आपकी नजर आपके हाथ पे पड़ी, पानी की छोटी छोटी फुंसियां नजर आई जिसमें पानी पानी भरा था। आपने इनको फोड़ दी, टक टक टक, तुरंत प्रभाव से। फिर आप वापस सर पढ़ा रहे यार, आप अच्छे से पढ़ने लग गए। फिर घंटे 2 घंटे, शाम तक वापस नजर पड़ी, फुंसियां वापस हो गई, शाम तक गई और बड़ी बड़ी हो गई। दूसरे दिन सोकर उठे तो पीली पीली हो गई, क्योंकि इनमें पस भरा होता है, रस भरा होता है, द्रव की फुंसियां हो जाती। ये होता है मित्रों। वहां लाल लाल होती थी, खून भर जाता था, भयंकर दर्द होता था, यह हल्का दर्द सहन योग्य था। वहां जब ये रोग ठीक होता तो चेहरे पर खड्डे खड्डे दाग रह जाते, इसमें दाग धीरे धीरे समय के साथ समाप्त हो जाते। वो खतरनाक था, मृत्यु हो सकती है,
माता जी इतना प्रकोप नहीं करते। ये अंतर है दोनों के अंदर। और बेटा जो फुंसियां फूटती है उसमें से स्पष्ट निकलता, उसमें इसके वायरस होते, हवा में फिर आगे से आगे फैलते। इसलिए जब भी माता जी निकल जाए, हालांकि अब तो इतना फुंसियां होती नहीं, लक्षण बहुत कम आ गए, इम्यूनिटी हमारे अंदर हार्ड आ गई। रोगी को उबला पानी देना चाहिए, ओढ़ कर सुला देना चाहिए, ताकि वायरस फूटे निकले तो उसके अंदर अंदर ही घूमे, बाहर दूसरों तक हवा में नहीं फैले। और जैसे ही रोग ठीक हो जाए उसकी बोरी बिस्तर सब उठाओ, चदरे वगैरह, और भयंकर गर्म पानी करो, उसके अंदर डाल दो, ताकि स्टेलाइज हो जाए और वायरस उनके अंदर मौजूद है वो मर जाए। ये इसका बचाव है। उपचार तो इसका भी नहीं है, लक्षणात्मक है। बहुत दर्द हो रहा तो दर्द की गोली खा ले बेटा, तेज बुखार आए तो पैरासीटामोल ले ले। समझ गए ना? लक्षण के आधार पर दवाई दी जा सकती है। चेचक का, चिकन पॉक्स का स्पेशल कोई इलाज दवाई नहीं है। कहीं होता है ना जुकाम आता, जुकाम की गोली है क्या? छींके आ रही तो सिट्रिजिन ले ले, सर दर्द हो रहा है तो दर्द की गोली ले ले, खांसी चल रही तो कफ सिरप ले ले। तो लक्षण के इलाज हुए क्या? जुकाम का कोई दवाई आई क्या? ले एक डोज ठोकते 2 घंटे बाद तैयार। जुकाम का होता है क्या? तो वायरल लोगों में एंटीबॉडी बनने में समय लगेगा, शरीर खुद लड़ेगा, एंटीबॉडी बनाएगा और उसको भगाएगा, उसमें कुछ टाइम लगता है। कौन कितने दिन एक्टिव रहता? कहां? शरीर में। तो शरीर के बाहर तो वायरस ऐसा होता है। हाँ तो मैं बता रहा हूं, सुन मेरे भाई, वायरस एक ऐसा जीव है जो शरीर के बाहर आते ही निष्क्रिय हो जाता है। वायरस को जब तक कोई जीव की कोशिका नहीं मिलती है तब तक वो सजीव गुण प्रकट नहीं करता। जब तक शरीर के अंदर नहीं जाएगा वायरस कभी एक्टिव नहीं हो सकता। तो याद रखना, ऐसा प्रश्न आ सकता है, बताइए ऐसा कौन सा जीव है जो जब तक दूसरे जीव की कोशिका में प्रवेश नहीं करेगा तब तक सजीव गुण प्रकट नहीं करेगा? यही प्रश्न आया था कांस्टेबल 2018। ये मैंने बोला वो लाइन थी, ऐसा जीव निम्न में से कौन सा है जो जब तक दूसरे जीव की कोशिका में प्रवेश नहीं करेगा तब तक सजीव गुण प्रकट नहीं करेगा? वायरस, बैक्टीरिया, कवक, शैवाल, ये ऑप्शन थे। तो आपने पूछा, वो तो आया हुआ है, पढ़ो आगे, लिखो। पर आप, हाँ, शरीर में लगभग मित्रों 5 से 6 दिन तक ये एक्टिव रहता है। ऐसा बढ़ो आगे, आगे यार चला गया। तो लिखो लक्षण, लक्षण लिखो मित्रों। बुखार के साथ शरीर पर 2-3 दिन बाद, बुखार के साथ शरीर पर 2-3 दिन बाद, 2-3 दिन बाद दाने उभर आते हैं, दाने उभर आते हैं। बुखार के साथ 2-3 दिन बाद शरीर पर दाने उभर आते हैं, दाने उभर आते हैं, जो रोग के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। जैसे रोग समाप्त हुआ ये भी समाप्त, जो रोग के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, जो रोग के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। कौन मित्रों? रोग के साथ ही कौन समाप्त हो जाएंगे? है भाई, दाने, फुंसियां। और इसका भी लिख दो मित्रों, चिकन पॉक्स का टीका लगता है। और बाकी टीकों की लिस्ट में लास्ट में वैसे भी बनाऊंगा आपको, तो टीके और खोजकर्ता एक साथ पूरे आने वाले हैं, तो एक बार लिख दो केवल। नेक्स्ट, चेचक हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, अगला कौन सा है मित्रों? डेंगू। शायद डेंगू ये ना, लिखो डेंगू। इसका रोग कारक लिखो मित्रों, अरबो वायरस। डेंगू लिखो, रोग कारक अरबो वायरस। रोग कारक क्या होगा इसका? रोग कारक अरबो वायरस। तो वायरस का नाम क्या है? अरबो। अरबों खरबों रुपए वाला, याद रह जाएगा, रखना ही पड़ेगा।
भाई इनके वायरस के रोगों के नाम तो मैंने आपको कल ही तो कहा था कि रोग पहले क्यों पढ़ाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करने का समय मिल जाएगा। हाँ, रोग वाहक लिखो इसका, रोग वाहक, रोग वाहक वेक्टर या करियर, और वो होगा प्यारे मित्रों एडिज। पूरा नाम लिखता हूं, एडिज एजिप्टाई। एक मच्छर है जिसका पूरा नाम क्या है, एडिस एजिप्टाई मच्छर, एडिस एजिप्टाई लिख दिया। ध्यान रखना मेरे प्यारे भाइयों, ये एडिस मच्छर है, ये दिन में काटता है, इसका बायोलॉजिकल क्लॉक है कि दिन में एक्टिव रहता है, और जो मादा एनाफ्लीज है मलेरिया का मच्छर, वो रात में काटता है। तो जब मच्छर दिन में ज्यादा काटे तो डेंगू चिकनगुनिया होने के चांस ज्यादा रहते हैं, और जब मच्छर रात में काटते हैं तो मलेरिया। तो देख लेना कब काट रहे हैं। अच्छा, एक बात और, सत्य सत्य कथन कई बार आ जाते हैं, तो याद रखना मित्रों, जितने भी रोग वाहक मच्छर होते हैं वो हमेशा मादा मच्छर होते हैं। नर मच्छर कभी भी रोग नहीं फैलाते। नर मच्छर अपना भोजन पादप की पत्तियों से प्राप्त करते हैं, पेड़ की पत्तियों से, और मादा मच्छर हमारे खून को चूसते हैं। नहीं, जो है वो बताया मैंने। नर मच्छर आकार में छोटे होते हैं, मादा मच्छर आकार में बड़े होते हैं। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि मित्रों अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ था बीपीएससी का, बिहार पीएससी का, जैसे अपना आरपीएससी का होता है। उसमें प्रश्न आया था, निम्न में से कौन से कथन सत्य है। पहला कथन लिखा था अधिक ज्यादातर, या ऐसे लिखा था कि रोग वाहक मादा मच्छर होते हैं। दूसरा कथन था मादा मच्छर नर मच्छर की तुलना में आकार में बड़े होते हैं। फिर ऑप्शन था कथन पहला सही दूसरा गलत, कथन दोनों सही दोनों गलत, ऐसे ऑप्शन थे। तो क्या होता उत्तर, दोनों ऑप्शन सही। तो प्रश्न आए हुए हैं और ऐसे प्रश्न फिर दोबारा रिपीट हो जाते हैं। आया समझ में। और उस बीपीएससी का पूरा सिलेबस मैंने करवाया बिहार वालों को, तो उसके पेपर को भी मैंने सॉल्व किया जब उसका एग्जाम हुआ उस दिन। तो उसके प्रश्न क्या आए मुझे याद रह गए, तो पढ़ा रहा हूं अभी भी। बिहार में अपने कोर्स चलते हैं ना, लाइव चलते हैं ऐप में, बीपीएससी एमपीएससी दोनों साथ ही चलते हैं, हरियाणा पीएससी सब चल रहे। तो हम लोग आपको पढ़ाने के बाद रात को उनको पढ़ाते हैं। तो उनके लगभग सभी जो इंडिया के अंदर जनरल साइंस से रिलेटेड एग्जाम होते हैं, उन एग्जामों के पेपर लगभग मित्रों एक बार हमारी आंखों से निकल चुके होते। अब ये इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सबका मालिक एक है, सब जैसा एक जैसा ही है। सब जगह वर्तमान में पेपर बदला है और सब जगह कथन सत्य असत्य सुमिलित के कथन ज्यादा आते। समझ गए ना, पहले सीधा प्रश्न आता था और उत्तर, आजकल असुमेलित कौन सा कथन सही है, इनमें से कितने कथन सही है, ऐसे प्रश्न ज्यादा आते हैं। उसके लिए आपको ये पूरी चीजें आनी चाहिए। तो लिखो आगे लखन। डेंगू में क्या हुआ था, किसी को हुआ भी होगा, याद करो वो पल, बीच में डेंगू खूब हुआ था ना। डेंगू के अंदर सबसे पहले प्यारे मित्रों भयंकर बुखार आता, 2-3 दिन तक कंटिन्यू बुखार आएगा और बुखार उतरेगा ही नहीं। और बुखार जब आएगा साथ साथ पूरे शरीर बॉडी पेन करेगी और इतना दर्द होगा जैसे शरीर की हड्डियां टूट गई हो। इसलिए इसको बैक बोन फीवर, बैक बोन फीवर, हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। लिखो, तेज बुखार के साथ संपूर्ण शरीर में दर्द होता है। तेज बुखार के साथ संपूर्ण शरीर में दर्द होता है। तेज बुखार के साथ संपूर्ण शरीर में दर्द होता है। इस कारण तेज बुखार के साथ संपूर्ण शरीर में दर्द होता है। इस कारण इसे हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं।
इसे हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। लिखो, इस रोग में प्लेटलेट्स की संख्या कम होने पर, इस रोग में प्लेटलेट्स की संख्या कम होने पर, प्लेटलेट्स की संख्या कम होने पर, प्लेटलेट्स की संख्या कम होने पर प्रारंभ में मसूड़ों से खून आता है। प्रारंभ में मसूड़ों से खून आता है। प्रारंभ में मसूड़ों से खून आता है तथा अत्यधिक कम होने पर, तथा अत्यधिक कम होने पर, अत्यधिक कम होने पर आंतरिक अंगों में रक्त स्त्राव होने से, इंटरनल ऑर्गन, आंतरिक अंगों में रक्त स्त्राव होने से, आंतरिक अंगों में रक्त स्त्राव होने से रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। आंतरिक अंगों में रक्त स्त्राव होने से रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये रोग कहलाएगा प्यारे मित्रों आपका डेंगू। मित्रों, डेंगू का खुद का कोई प्रभावी इलाज नहीं है, वही लक्षण के आधार पर इसका इलाज किया जाता है। जैसे प्लेटलेट्स कम हो गई तो प्लेटलेट्स दे देते हैं, बुखार आ गए तो बुखार की गोली सबसे ज्यादा याद करो, हमने भी नाम सुना था डोलो। डोलो टेबलेट सबसे ज्यादा चली थी इसके अंदर डेंगू में। पैरासीटामोल होती है 500 mg की, तो हाँ, दर्द निवारक औषधि हो गई, ताप को कम करने वाली हो गई। समझ गए ना? हाँ, इसमें यह करना चाहिए, रोगी को ज्यादा से ज्यादा लिक्विड देना चाहिए, तरल पेय पदार्थ देने चाहिए। कारण कि ज्यादा पानी पिएंगे, ज्यादा तरल लेंगे तो खून में तरल पदार्थ ज्यादा जाएंगे, तो खून पतला हो जाएगा, तो कम प्लेटलेट्स भी जल्दी जल्दी पूरे शरीर में फैल जाएगी पतला होने से, ताकि कम प्लेटलेट्स भी बॉडी को संभाल सके। तो लिख दो, एक लाइन लिखो, प्राथमिक उपचार के रूप में ज्यादा तरल पेय पदार्थ देने चाहिए। प्राथमिक उपचार के रूप में तरल पेय पदार्थ देने चाहिए। प्राथमिक उपचार के रूप में तरल पेय पदार्थ देने चाहिए। तरल पेय पदार्थ देने चाहिए। ये हो गया प्यारे मित्रों आपका रोग। कौन सा है? डेंगू। कोई दिक्कत डेंगू में? बढ़े आगे? तो ये हो गया आपका रोग। 500 की भी आती है, 250 को भी आती है, ये तो निर्भर करेगा आप ले कौन सी रहे हो। बढ़ो आगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो। डेंगू हो गया, डेंगू को इलाज है नहीं, टीका भी आया नहीं, तो सीधा रोग लिखो चिकनगुनिया। कौन सा रोग? चिकनगुनिया। चिकनगुनिया सुना होगा नाम इसका भी आपने। बताओ इसका रोग कारक क्या होता है? चिकनगुनिया का रोग कारक क्या होगा? वही जो होगा, लिखो। बताओ कहां गए पुराने वाले? मेरे को तो बोलना है ही है। फिर लिखो साहब, अल्फा या टोगा वायरस। अल्फा या क्या होगा प्यारे मित्रों? टोगा वायरस। अल्फा वायरस या होगा प्यारे मित्रों टोगा वायरस। तो वायरस का नाम अल्फा या टोगा। लिखो रोग वाहक एडिच एसेप्टाई मच्छर, वही पहले वाला। मैंने कहा ना, डेंगू चिकनगुनिया दोनों का रोग वाहक एक ही है। लिख दो, दोनों का रोग वाहक एक ही है।
और वो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अल्फा या टोगा वायरस। लिख दिया होगा। रोग कारक के बाद रोग वाहक भी हो गया तो सीधा बात करेंगे लक्षण की। बताओ प्यारे मित्रों, क्या लक्षण होता है चिकनगुनिया के अंदर? कभी सुना, समझा, किसी को हुआ? मित्रों, इसमें भी भयंकर बुखार आएगा, डेंगू में भी बुखार आएगा। फर्क ये रहेगा, इसके अंदर जॉइंट में ज्यादा दर्द होंगे, उसमें पूरी बॉडी में पेन हुआ था। जॉइंट दर्द करेंगे और ज्यादा होने पर जॉइंट लॉक भी हो जाते हैं, यूं तो फिर ये दर्द होता है भयंकर और चेहरा लाल लाल हो जाता है। लिखो, इस रोग में तेज बुखार के साथ जोड़ों में दर्द होता है। इस रोग में तेज बुखार के साथ तेज बुखार के साथ तेज बुखार के साथ जोड़ों में दर्द होता है। लिख दिया होगा। ये हो गया प्यारे मित्रों आपका कौन सा रोग? चिकनगुनिया। नेक्स्ट, इसका भी कोई प्राथमिक उपचार ही हो, बाकी कोई विशेष इलाज नहीं है, तो लिखने की जरूरत नहीं। सीधा अगला रोग लिखो, बर्ड फ्लू, नहीं स्वाइन फ्लू। पहले लिखो स्वाइन फ्लू। लिखो मित्रों स्वाइन फ्लू। रोग का नाम है स्वाइन फ्लू। लिखो स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू लिख दिया होगा। रोग कारक H1N1 वायरस। H1N1 वायरस। H1N1 वायरस। तो रोग कारक क्या होगा प्यारे मित्रों? H1N1 वायरस। लिख दिया होगा। रोग कारक के बाद संक्रमण। बताओ मित्रों, एक बार ऐसा भी समय आया था 2012-13 के दौरान, जब ये खतरनाक कहर लेकर आया था। स्वाइन फ्लू के नाम से ही लोगों को डर लगने लग गया था। इसके अंदर श्वास तंत्र डैमेज होता, रोगी की मृत्यु हो जाती थी, फेफड़े खराब हो जाते इसमें भी। और ये मित्रों सबसे पहले मनुष्य में आया तो स्वाइन से, यानी कि सुअर से। किसी ने सुअर का मांस खाया और पूरा पकाया नहीं, अध पका खा गया, अंदर वायरस था, मरा नहीं, निष्क्रिय हुआ नहीं, और बॉडी में आकर के गिफ्ट दे दिया, और फिर उसकी छींक खांसी से आगे फैला। तो ये फैलता अब कैसे है? छींक खांसी द्वारा। लिखो और याद करो, ये मास्क नाम का जो शब्द है, ये सबसे पहले स्वाइन फ्लू ही हमारे सामने लेकर आया था, वरना हम मास्क कभी लगाते भी नहीं थे, केवल डॉक्टर ऑपरेशन करते समय लगाते थे। उसके अलावा कभी अपने मास्क का प्रयोग अपने लाइफ में नहीं सुना था। पहली बार स्वाइन फ्लू जब बहुत हुआ था और अपना हॉस्पिटल जाते थे तो वहाँ स्वाइन फ्लू के रोगी होते थे, उससे बचने के लिए हॉस्पिटल में ही अपन मास्क खरीद कर 10 मिनट रखते फिर फेंक के आ जाते। उसी समय पहली बार ही अपन मास्क का ज़्यादा एक दैनिक जीवन के अंदर शब्द आया था। और आज तो मास्क का मतलब भी आप सबको पता है। तो बताओ मास्क को हिंदी में क्या कहते हैं? मास्क तो इंग्लिश शब्द है। हाँ सही बोल रहे हो। क्या बोला? कपड़ा। गजब। मास्क हिंदी में क्या कहलाता? इतना काम में लिया हम लोगों ने, किसी को नहीं पता, इतने ज्ञानी है सब। मास्क हिंदी में क्या बोलते हैं? नकाब। नकाब, नकाब शब्द है हिंदी में, इंग्लिश है मास्क वर्ड तो।
पर आपने अंग्रेजी से अपन तो कॉपी कर लेते, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एक बार कॉपी और पेस्ट हो गया तो फिर वही चलता है। नेक्स्ट, तो आगे बात करते हैं। संक्रमण लिखो मित्रों, रोगी के छींक खांसी द्वारा। रोगी छींकेगा खांसेगा तो आपको गिफ्ट देगा। रोगी के छींक खांसी द्वारा। लिख दिया? फिर लिखो अगला लक्षण। लक्षण तो मैंने लिखा ही दिया आधे से ज्यादा, तो वे छींक होगी, खांसी होगी, बुखार होगा और श्वास तंत्र प्रभावित होगा। लिख दो, देखो छींक खांसी बुखार के साथ श्वसन तंत्र प्रभावित। छींक खांसी बुखार के साथ श्वसन तंत्र प्रभावित। छींक खांसी बुखार के साथ श्वसन तंत्र क्या होगा मित्रों? प्रभावित होगा। किसमें? स्वाइन फ्लू में। तो लिख दिया आपने। और रोगी की मृत्यु का कारण कौन हुआ? श्वास तंत्र खराब होना। उपचार लिखो, टेमी फ्लू दवाई इसमें प्रभावी है। टेमी फ्लू। अब इससे अपन ज्यादा क्यों नहीं डरे? क्योंकि इसका इलाज आ गया था, और वो क्या था मित्रों? टेमी फ्लू। फिर दूसरा रोग लिखो मित्रों, बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू। अगला रोग लिखो प्यारे विद्यार्थियों, बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू। रोग कारक H5N1 वायरस। हाँ, H5N1 वायरस। लिखो H5N1 वायरस, बर्ड फ्लू। लिख दिया होगा। बढ़ो आगे। लिखो संक्रमण मुर्गी के मांस से, चिकन से। अधपका मुर्गी का मांस खाते हैं तो ये गिफ्ट मिलता है मुर्गी द्वारा। मुर्गी के मांस, मुर्गी बक्सी है ना, इसलिए बोल दिया बर्ड फ्लू। लक्षण वही स्वाइन फ्लू वाले लिख दो, दोनों भाई भाई है, थोड़ा सा ही फर्क है। लिख दो हल्का बुखार, छींक खांसी के साथ श्वसन तंत्र प्रभावित। हल्का बुखार, छींक खांसी के साथ श्वसन तंत्र प्रभावित। बर्ड फ्लू हो गया, लक्षण हो गए। उपचार में लिख दो इसमें भी टेमी फ्लू। टेमी फ्लू देते इसमें भी, और प्रभावी है। हाँ, ये भी चर्चा में था। सांबर झील के अंदर कुछ पक्षियों की मौत हुई थी, याद करो, स्वाइन फ्लू, सॉरी बर्ड फ्लू की वजह से। साल भर पहले हो गया, 1.5 साल हो गया, अब तो काफी टाइम हो गया, पर चर्चा में जरूर रहा था, इसलिए पर्चा में रह सकता। हल्का स्टार लगा दो कि चर्चा का विषय है ये भी, बर्ड फ्लू। हो सके रोग कार्य पूछ ले। याद करना, याद रखने का तरीका कंफ्यूज हो जाए तो 1151 21-11-51 की अपन कहीं जाते हैं तो शुभ मानते हैं, प्रसाद भी चढ़ाते हो, 11-51 की चढ़ाते हो, तो भूल जाओ, 15 मत करना। दिक्कत कहाँ आती है? H5N1 नहीं, N1H5 नहीं, पहले 5 फिर नहीं, पहले 1 फिर। तो याद रखने का तरीका यही 11-51। बाकी तो दिक्कत होगी नहीं, पकड़ लोगे, क्योंकि ऐसा कोई मिलता जुलता नाम और कहीं है ही नहीं। 2 ही जगह है, बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू। नेक्स्ट, अगला रोग कौन सा प्यारे मित्रों? सामान्य जुकाम होगा शायद, यही है। कितने रोग बचे हो गए होंगे ना पूरे? अब तो काफी पढ़ लिए अपन ने। कोरोना और जुकाम 2 ही है, तो लिखो पहले जुकाम लिख दो, सामान्य जुकाम, कॉमन कोल्ड। लिखो सामान्य जुकाम। हुआ कभी आपको सामान्य जुकाम? हुआ क्या? खूब सारा हुआ।
तो इसलिए दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ, इसलिए कई बार इसका रोग कारक पूछ लेते हैं। सामान्य जुकाम किस रोग से होता है, किस कारक से होता है? रोग कारक। जुकाम किससे होता है और सब प्रभावित हुए उससे? ऐसा कोई नहीं है जिसको कभी जुकाम नहीं हो और वायरस आया नहीं हो। इसका नाम है मित्रों राइनो वायरस। सामान्य जुकाम किससे होगा प्यारे मित्रों? राइनो वायरस से। सामान्य जुकाम लिखो, रोग कारक राइनो वायरस। तो वायरस कौन सा हुआ प्यारे मित्रों? राइनो। लिख दिया होगा। रोग कारक के बाद लिखो प्यारे मित्रों संक्रमण। जुकाम कैसे फैलता बताओ? हवा द्वारा। हवा से गिफ्ट आता है, तो देखो हवा द्वारा। लक्षण, अब जुकाम के लक्षण मेरे को बोलने पड़ेंगे क्या? तो लिखो हल्का बुखार, छींक, खांसी, गंगा जमुना आती है। हल्का बुखार, छींक, खांसी के साथ नाक से पानी बहता है। यही हो गया ना? लिख दो हल्का बुखार, छींक, खांसी के साथ नाक से पानी बहता है। ये हो जाएगा प्यारे मित्रों आपके कौन सा रोग? जुकाम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कोरोना की। 2 लाइनें कोरोना को भी समर्पित कर दें अपन। देखो कोरोना, वैसे इसको आपको करंट में अच्छे से पढ़ना है, करंट जीके के रूप में। ये साइंस के अंदर सिलेबस में आए नहीं आए, करंट में आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो करंट में अब से एग्ज़ाम आज से 6 महीने बाद हो, 12 महीने बाद हो, क्योंकि अभी भर्ती नहीं है, कब होगा एग्ज़ाम उस हिसाब से इसका प्रश्न निर्भर करेगा। हालांकि मैं इसका मेन चीज़ें मुख्य बताऊंगा, रोग कारक क्या है वगैरह ये, बट थोड़ा सा ध्यान ये रखना कि उस समय एग्जाम के आसपास क्या चर्चा है। तो बढ़े आगे, लिखो रोग कारक। चलो नए पेज से ही लिखते हैं। किसकी बात कर रहे हैं मित्रों? कोरोना। बताओ इसका रोग कारक क्या है? कोरोना के वायरस का नाम क्या है? रोग कारक एजेंट। कोविड-19 तो इसको नाम दिया गया था, बताया था कल मैंने आपको। कोविड-19 तो WHO ने शुरू में नाम दिया था, रोग कारक नहीं। SARS-CoV-2 लिखो, SARS-CoV-2 ये है मित्रों इसके वायरस का नाम। सब कुछ पढ़ के चले जाते और ये खोटा करके आ जाओ, तो मतलब क्या हुआ? अच्छा, सार्स का पूरा नाम क्या है? पूछा जा सकता है, पूछने वाला तो कुछ भी पूछ सकता है भाई साहब। तो सार्स का पूरा नाम नीचे ब्रैकेट में लिख देते हैं, सेवेरे एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये है प्यारे मित्रों सार्स का पूरा नाम। अच्छा लिखो मित्रों आगे, संक्रमण। बताओ कोरोना कैसे फैलता है? लिखो रोगी के संपर्क से। रोगी से ही फैलता, रोगी के कांटेक्ट से, रोगी द्वारा। लिख दो रोगी से तथा संक्रमित वस्तुओं से। रोगी ने कहीं हाथ लगाया हो, संक्रमित वस्तुओं से। रोगी से तथा संक्रमित वस्तुओं द्वारा फैलता है। रोगी तथा संक्रमित वस्तुओं द्वारा कौन सा रोग फैलेगा? कोविड-19 नाम दिया था जिसको, लिख देंगे अभी अपन इसको भी।
लक्षण, पहले बेसिक बातें पूरी लिख देते हैं साइंस के हिसाब से। लक्षण बताओ मित्रों, क्या लक्षण होगा? हाँ तो सही है ना, लिखो बुखार, छींक, खांसी, बुखार, छींक, खांसी, कॉमा, रक्त में O2 की कमी, रक्त में ऑक्सीजन स्तर गिरना, O2 की कमी, और स्वाद व गंध का ज्ञान नहीं, बाय बाय, स्वाद व गंध का ज्ञान नहीं, स्वाद नहीं आता है, गंध नहीं आती है। और लिखो मित्रों, फेफड़े प्रभावित, सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होंगे? लंग्स, फेफड़े प्रभावित। इसमें प्यारे मित्रों फेफड़े जो होते हैं वो इसमें क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं, प्रभावित होता है, जिसकी वजह से रोगी की होती है मृत्यु, फेफड़ों की वजह से। तो पूछ ले प्रभावित अंग कौन सा है, तो आंसर दोगे लंग्स, फेफड़े। इसका उपचार के रूप में कुछ दवाइयां दी जाती थी, एक दो नाम लिख देते हैं, जैसे लिखो उपचार में क्या क्या देते हैं? रेमडेसिविर, याद आया? रेमडेसिविर इंजेक्शन याद करो, 20-20 हजार में इंजेक्शन बिका था। ये है क्या? एंटीवायरल ट्रीटमेंट है मित्रों, कोई भी वायरस रोग के खिलाफ इसको दिया जाता है, एंटीवायरल है, वायरस से लड़ता है। एंटीवायरल। और कोरोना की वैक्सीन तो बचाव में हो जाएगी ना, उपचार के। चलो लिख दो, वैक्सीन एक ही देते हैं। भारत में 3 वैक्सीन है ना अभी, तीनों के नाम लिख दो, कौन कौन सी है? 1 मिनट, पहली कौन सी लिखा आपने? कोविशील्ड, 1 मिनट रुकना। दूसरी बोलो, कोवैक्सीन। बताओ कोविशील्ड का निर्माण किसने किया और कोवैक्सीन का निर्माण किसने किया? कोविशील्ड किसने बनाई? सीरम इंस्टीट्यूट पुणे वाले ने, याद आया? सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में। और कोवैक्सीन भारत बायोटेक हैदराबाद। ये मित्रों किस पर आधारित है? ये दोनों रोग कारक के आधार पर, निष्क्रिय करके आरएनए वायरस के आधार पर। जबकि दुनिया की पहली डीएनए कौन है? जाइकोविट, वो भी लिख देंगे। और भारत में की है 1, 2 और एक लिखो, स्पुतनिक वी या 5, स्पुतनिक वी, ये 3 अभी भारत में उपलब्ध है। और ये कैसी है मित्रों? रूस की, हमने खरीदी है विदेश से, स्पुतनिक वी, स्पुतनिक वी, ये हम खरीद कर लाए हैं। जब ज्यादा ओवरला हुआ कि नहीं भारत की दवाई काम की है कि नहीं है पता नहीं, आप दूसरी लाओ हमें दो, तो फिर सरकार ने कहा ये लो लगाओ, लेकिन किसी ने नहीं लगाई। स्पुतनिक बहुत कम लगाई। पैसे दे के भारत में कोई काम करता है क्या, पॉकेट में मिल रहा हो तो? बताओ आपने कौन सी लगवाई? कोविशील्ड, कोवैक्सीन। अरे काम की ज्यादा ये दोनों हैं, और भारत ने सबसे ज्यादा पैसे कमाए अगर लोगों से, तो वो कमाए इनसे वर्तमान में, पिछले सालों में। क्योंकि सबसे ज्यादा याद करो सेकेंड लहर आई, अच्छे अच्छे देश प्रभावित हुए, थर्ड लेयर सॉरी, और थर्ड लेयर में खूब सारे लोग मरे अदर विदेशों में, भारत में कुछ नहीं हुआ, एक सामान्य जुकाम हो गया। तो हमारी प्रतिरक्षा कितनी मजबूत हुई इस वैक्सीन से। हाँ अरे वो शुरू में दिखा हुआ था। चलो इधर नेक्स्ट, हाँ लिखो जांच, डायग्नोस, जांच, कोरोना की जांच कौन कौन सी है बेटा? एक तो लिखो RT-PCR, पूरा नाम
रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन, ये तो हो गया पीसीआर। चेन रिएक्शन पूरा लिख देना भाई। ले रुक, ये लो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन लिख दिए। एक लिखो रैपिड एंटीजन एंटीबॉडी भी होता है, एक जांच और लिखो रैपिड एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट। रैपिड एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट, ये दो जांचें विशेष होती है। अच्छा, इसकी उत्पत्ति कहां हुई? उत्पत्ति कहां हुई भाई? किसकी? हाँ, उत्पत्ति देश पूछे तो चीन, प्रांत पूछे तो प्रांत वहां थोड़ी तारे, स्टेट हुबई, और शहर पूछे तो वुहान। तो पहला रोगी कहां मिला? वुहान, चीन के हुबई प्रांत के वुहान शहर में। हो गया ना पूरी डिटेल। भारत में पहला रोगी कहां मिला? केरल, लिख दो भारत में पहला रोगी केरल में मिला। एक महिला मिली थी। भारत में पहला रोगी केरल। क से कोरोना, क से केरल। नेक्स्ट। अच्छा, कोरोना के वजह से पहली बार लॉकडाउन किसने लगाया? कौन से स्टेट ने? लिखो, प्रथम लॉकडाउन राजस्थान ने लगाया पूरे भारत में। लिख दो, कोरोना से पहला लॉकडाउन राजस्थान ने लगाया। अच्छा, कोरोना को वजह से सबसे पहले कर्फ्यू किस राज्य ने लगाया? पंजाब ने। लिखो, कोरोना से पहला कर्फ्यू पंजाब ने लगाया। पहला कर्फ्यू पंजाब। तो कोरोना में पहला कर्फ्यू पंजाब ने लगाया, महामारी राजस्थान ने बताया। नहीं सॉरी, हाँ, पहली महामारी घोषित किसने की? इसको हरियाणा ने। लिखो, कोरोना को सर्वप्रथम महामारी घोषित हरियाणा ने की। महामारी घोषित हरियाणा ने की। तो हमारे आसपास ही घुमा, सब पड़ोसी नहीं मिलकर काम किया कोरोना में। ज्यादा देख लो बोले आप, ज्यादा सतर्कता हमारे राज्यों ने दिखाई आसपास से। पंजाब हमारा पड़ोसी, हरियाणा हमारा पड़ोसी, राजस्थान हम खुद, तो हमने ज्यादा सजगता दिखाई है इस मामले में। और हमारे मुख्यमंत्री जी तो कहते भी हैं कि सबसे पहले हमने कोरोना पे अच्छे प्रबंधन किए, मैनेजमेंट किया। और याद करो वो भील वाला का मॉडल, पूरा देश में चर्चा में रहा। एक एक घर में एक एक व्यक्ति को चुन चुन के जांच कर ली चंद दिनों के अंदर। और कोरोना से तो सबसे अच्छा प्रबंधन किया हम लोगों ने, याद है ना? और कोरोना थे दंग दीत ली। नेक्स्ट लिखो, WHO ने इसे कोविड-19 नाम दिया। WHO ने
क्यों? अच्छा, ध्यान रखा जाएगा। कोविड-19 आज के बाद बिल्कुल नहीं बोलूंगा। लिखो कोविड-19। पर ऐसा तुम नहीं करोगे। हाँ, लिखो कोविड-19 और दूसरे के पास ये क्लास जाएगी नहीं, तुम्हारे अलावा कहीं जाएगी नहीं, तुम्हें तो मिलेगी बस। तो दिक्कत का है, बढ़े आगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने कहा किसका नाम लिया? मैंने तो आपको बताया कि हमारे राज्य ने बहुत अच्छा काम किया। तो फिर नहीं, अपन का काम है पढ़ना, अपना काम है फैक्ट को लिखना। बाकी अपन को क्या लेना देना यार। अपना सिर्फ एक ही मकसद है, किसी हालत में अपना सिलेक्शन होना चाहिए और आपको याद होना चाहिए। हम इसलिए बोलते हैं इसके पीछे कि कई बार आपको ये चीजें क्लिक कर जाती है और याद आ जाता है। तो हमारा मकसद सिर्फ याद कराना होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो कोविड-19 WHO ने नाम दिया, जिसमें लिखो CO का मतलब लिखो मित्रों क्राउन, VI का मतलब लिखो मित्रों वायरस, और D का मतलब लिख दो डिजीज। डिजीज दो 2019 की ये बीमारी। तो ये हो गया मित्रों कोविड-19। क्या हो गया प्यारे मित्रों? कोविड-19। काफी बातें कर ली हमने कोरोना की। फिर इसके अल्फा बीटा गामा कई सारे वेरिएंट आए और अभी भी आ रहे हैं। देख लो, कल ही हमारे CM साहब का ट्वीट था कि कोरोना के रोगी फिर बढ़ रहे हैं। ये एक चिंताजनक बात है। देखा होगा आप लोगों ने, आज भी जैसे लगभग 137-30 के आसपास रोगी मिले हैं कल। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, लक्षण एक में भी नहीं, सिर्फ पॉजिटिव है, सब घर पे फ्री है। बट अपन को तीसरा डोज लगाना चाहिए, क्योंकि 2 तो भारत सरकार ने दे दी फ्री, तीसरी के ले लिए पैसे, तो हमने कह दिया तू भी फ्री। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हो गए वायरल पूरे। लिखो प्रोटोजोआ जनित रोग। बचा क्या? कौन सा बचा बताओ? लिखो जॉइंटिस। मुझे क्या बता, मैंने सोचा हो गए पूरे। कोई बात नहीं, अभी पानी पी लेते हैं। लिखो जॉइंटिस। इसको अपन क्या नाम बोलते हैं? हेपेटाइटिस भी तो कहते हैं मित्रों। जॉइंटिस पी लिया। लिखो रोग कारक। क्या होगा मित्रों? हेपेटाइटिस वायरस। संक्रमण, बताओ संक्रमण में लिखो एक लाइन। हेपेटाइटिस 5 प्रकार का होता है। हेपेटाइटिस 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का है मित्रों ये रोग? पूरे 5। नाम लिखो कौन कौन से। लिखो हेपेटाइटिस, शॉर्ट करके लिख दो ना, A, B, C, D व E। तो हेपेटाइटिस कितने प्रकार का है? पूरे 5। A, B, C, D और E। कितने प्रकार का मित्रों? 5 प्रकार का। इसमें से देखो, इधर बाहर वाले बाहर से फैलते और अंदर वाले अंदर से फैलते। कैसे? लिखो ऐसे। हेपेटाइटिस A व E ये तो फैलेंगे दूषित जल से,
दूषित जल और हेपेटाइटिस बी, सी और डी ये फैलेंगे संक्रमित खून से। संक्रमित रक्त से। तो बाहर से अंदर वाले, अंदर से मतलब खून से तो वे अंदर से, और पानी से बाहर से। कैसे भी करके रखने हैं याद। लक्षण बताओ क्या होगा। लिखो, लीवर में सूजन आ जाती है, यकृत में सूजन आती है, यकृत में सूजन आ जाती है, पाचन क्रिया प्रभावित होती है, पाचन क्रिया प्रभावित होती है, पाचन क्रिया क्या होगी मित्रों इसके अंदर, प्रभावित, पाचन क्रिया डिस्टर्ब होगी। और लिखो, बिलरुबिन की मात्रा बढ़ने से, बिलरुबिन की मात्रा बढ़ने से आंखें, नाखून व मूत्र पीले पीले हो जाते। आंखें, नाखून व मूत्र क्या हो जाएंगे मित्रों, पीले पीले। तो रोग क्या हो जाएगा, पीलिया। तो ये हो जाएगा प्यारे मित्र आपका रोग कौन सा, पीलिया या जॉइंटिस। इसका भी मित्रों कोई प्रभावी इलाज नहीं है, लक्षण के आधार पर लक्षणात्मक उपचार ही होता। तो लिख दो लक्षणात्मक उपचार। लक्षण के आधार पर लीवर ज्यादा खराब तो लीवर की दवाई, उल्टी ज्यादा तो उल्टी की दवाई, पाचन डिस्टर्ब होता ना इसमें। लिखो लक्षणात्मक उपचार, लक्षण के आधार पर दवाई। अगला रोग, ये बहुत खराब बीमारी है मित्रों पीलिया। इसमें रोगी की मृत्यु भी हो जाती है ज्यादा होने पर, इसलिए इसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट कौन सा रोग है, हो गए पूरे। लिखो प्रोटोजोआ जनित रोग। खूब सारे पढ़ा दिए, वायरल में तो नहीं, वायरल तो खूब हुए ना। और आराम से मैंने कथन लिखा है हर के अंदर, ताकि सत्य असत्य कथन का प्रश्न आ जाए तो भी हो सकता है। अब बात करते हैं आगे, कौन सा रोग प्यारे मित्रों, प्रोटोजोआ जनित रोग। लिखो प्रोटोजोआ जनित रोग, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जनित रोग। और इसमें पहला रोग लिखो, सबसे फेमस नाम जिसको आपको पता है, मलेरिया। कौन सा रोग पढ़ेंगे मित्रों, मलेरिया। लिखो मलेरिया। तो रोग का नाम है मलेरिया, लिख दिया होगा। लिखो इसका एजेंट, रोग कारक। बताओ रोग कारक क्या होगा। क्या होगा रोग कारक, वही जो होगा क्या, प्लाज्मोडियम। लिखो साहब, लिखो प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मित्रों, प्लाज्मोडियम अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो याद रखना प्लाज्मोडियम अलग अलग लिख देते हैं। एक तो लिखो फॉल्सीफेरम, कौन सी होगा, फॉल्सीफेरम। एक लिखो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। अब इसमें भी आपके पास जगह होगी इधर,
तो एक लाइन और लिखा देता हूं, पहले इधर देखो। इससे होता है मित्रों सबसे घातक मलेरिया, यानी कि सबसे खराब सबसे घातक मलेरिया किससे होगा, और इससे होता सबसे सामान्य मलेरिया। याद करो आरएस प्री 2021 पूछा था, मैलिग्नेट मलेरिया यानी कि घातक को बोलते हैं मैलिग्नेट। क्या पूछा था मित्रों, मैलिग्नेट यानी कि घातक मलेरिया किससे होता है, उत्तर क्या था, प्लाज्मोडियम फॉल्सिफेरम। आरएस प्री 2021 में आया हुआ प्रश्न है, और वापस आरएस प्री आएगी तो आप भी दोगे, इस बार तो दोगे ना, आरएस का एग्जाम तो देना ही है। तो मित्रों यही साइंस है, याद रखना। इतना मैं पढ़ा रहा हूं, प्री में भी आपके प्रश्न कवर हो जाएंगे जनरल साइंस के। जो टॉपिक पढ़े वो, नहीं पढ़ा उसका तो इलाज नहीं, पढ़े वो कवर हो जाएंगे। फॉल्सिफेरम सबसे घातक मलेरिया, और सबसे सामान्य एक नॉर्मल मलेरिया होता है वो होता है वाइवैक्स। फिर लिखो मित्रों रोग वाहक। रोग वाहक, और ये तो आप सबको पता है, कौन होगा, मादा एनाफिलिस। मादा एनाफिलीज मच्छर लिखा। रोग कारक हो गया, रोग वाहक हो गया, तो अब आगे क्या लिखेंगे मित्रों, लक्षण। लिखो लक्षण। देखो इसमें क्या होगा, पहले प्लाज्मोडियम शरीर में प्रवेश करेगा, प्रवेश करके लीवर में जाएंगे, वहां अपनी वृद्धि करेंगे, फिर आरबीसी को खा करके नष्ट करेंगे, आरबीसी को तोड़ देंगे, और विशेष प्रकार के कण उत्पन्न करते हैं जिसको कहते हैं हीमोजोइन, जिसकी वजह से ठंड और कंपन के साथ आता है बुखार। तो इसमें किसकी संख्या कम होगी, आरबीसी की। लिखो ठंड व कंपन के साथ बुखार आता है, ठंड व कंपन के साथ बुखार आता है, ठंड व कंपन के साथ बुखार आता है, तथा आरबीसी की संख्या भी कम होती है, आरबीसी की संख्या भी कम होती है। कम होती है। अच्छा लक्षण हो गया, तो उपचार लिखो बेटा, दवाई का नाम है कुनेन, दवाई लिखो कुनेन, और इसको प्राप्त की जाती है सीनकोना पादप की छाल से। सीनकोना पादप की छाल से दवाई जो प्राप्त की जाती है मित्रों वो होगी कुनेन। तो दवाई कौन सी होगी, कुनेन, प्राप्त कहां से की जाएगी, सीनकोना पादप की छाल से। लिख दिया, नोट लगा के एक लाइन लिखो, नोट। मित्रों मलेरिया मनुष्य के अंदर आता है, किसके द्वारा, मादा एनाफिलीज द्वारा। मादा एनाफिलीज की लार में जो प्लाज्मोडियम पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे शरीर में आकर के रोग करते हैं, उस प्लाज्मोडियम की अवस्था को क्या नाम दिया, जिस अवस्था में ये शरीर में छोड़ते। ऐसा प्रश्न आ जाए ना, मनुष्य में मलेरिया का संक्रमण कौन सी अवस्था में होता है प्लाज्मोडियम की, स्पोरोजोइट। लिखो नोट के अंदर पहला बिंदु, मानव में मलेरिया का संक्रमण, मानव में मलेरिया का संक्रमण प्लाज्मोडियम की
प्लाज्मोडियम की स्पोरोजोइट अवस्था में होता है। प्लाज्मोडियम की स्पोरोजोइट अवस्था में होता है। प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था प्यारे मित्रों? स्पोरोजोइट अवस्था में होता है। दूसरा बिंदु, बताओ मलेरिया की खोज का श्रेय किसको जाता है? सर रोनाल्ड रॉस को। लिखो, मलेरिया की खोज सर रोनाल्ड रॉस ने की थी। बताओ मलेरिया रोकथाम के लिए तालाबों में कौन सी मछली को पालना चाहिए? गैम्बूसिया, बिल्कुल सही है। लिखो, मलेरिया रोकथाम के लिए तालाबों में गैम्बूसिया मछली का पालन करना चाहिए। कौन सी मछली बेटा जी? गैम्बूसिया। मलेरिया रोकथाम के लिए तालाबों में कौन सी मछली पालेंगे मित्रों? गैम्बूसिया। क्यों? मन में आया होगा ना सर, क्यों? क्योंकि मच्छर के अंडे हमेशा मच्छर कहां देता है? पानी की सतह पर। मच्छर पृष्ठ तनाव के कारण पानी पर चल सकता है, पानी की सतह पर बैठ सकता है। याद आया? तो मच्छर अपने अंडे भी पानी की सतह पर देते हैं और इन लार्वा को, अंडों को ये मछली खा जाती है। तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। संतानी नहीं रहेगी तो फिर साम्राज्य समाप्त हो जाए। ऐसे किससे? गैम्बूसिया को कैसे होगा? ये तो खुद खा के नष्ट कर लेती है उनको। चले आगे। तो ये हो गया मित्रों एक छोटा सा टॉपिक, मलेरिया। देखो, मलेरिया की जांच एमपी टेस्ट होता है ना, मलेरिया पैरासाइट टेस्ट। मलेरिया में जांच लिख दो, एमपी टेस्ट होता है। एमपी टेस्ट। और सबसे घातक मलेरिया किससे होगा? लिख ही दिया, अबुध मलेरिया, मैलिग्नेंट मलेरिया पूछ ले तो फॉल्सी फेयर लिख दिया। बड़ू भले आगे। तो अगला रोग लिखो, निंद्रा रोग। निंद्रा रोग, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, किताब लेते ही आ जाता है वैसे भी है। मलेरिया पैरासाइट टेस्ट तू बोला शायद, मैंने एक नहीं बोला, वापस बोल दो वही जो बोला। मलेरिया पैरासाइट टेस्ट एमपी, कोई विशेष नहीं है रे इसमें, क्या लिखना? जहां लिखना होता मैं बिना के खुद बोर्ड पे लिख देता हूं। नेक्स्ट, क्या बोल रहा था? निंद्रा रोग। हाँ, हुआ कभी आपको? किताब हाथ में लेते हो जाता है ये तो, है भाई। निंद्रा रोग याद करो, सुबह 6 बजे जब अलार्म बजी थी तब क्या हाल थी, है भाई। रोग लिखो, ये पुराने वाले गड़बड़ घोटाला मत करो तुम। ये बेचारे नए नवेले देख रहे, ये क्या कर रहे हैं ऐसा? चलो इधर अभी रुको जरा, सब्र करो, तब तक शिफ्ट शिफ्ट करोगे तब तक मेरा कोर्स हो जाएगा। 2 टॉपिक मैंने करा दिए लगभग, और कल रोग मतलब सोमवार को रोग पूरे कर दूंगा, मंगलवार तो। धीरे तो पढ़ा रहा हूं, स्पीड है क्या मेरी? टाइम पे कोर्स हो जाएगा, तो प्रैक्टिस करेंगे। टाइम बहुत है तो ज्यादा से ज्यादा टेस्ट ले लेंगे, सही है कि नहीं भाई? टेस्ट ज्यादा ले लेंगे और मैं आपको कोर्स तो टाइम टू टाइम चल जाएगा अपना, ज्यादा लंबा समय नहीं लगेगा। अगले महीने तक बायोलॉजी कंप्लीट है।
बोले इस महीने में लास्ट तक। आज कितनी तारीख है? 9 है ना, तो लगभग में आपको 25 के आसपास बायो कंप्लीट। गलत बात है क्या? अच्छी बात है, ये तो टाइम टू टाइम मास्टर चला जाएगा, फिर दूसरे मास्टर आ जाएंगे। नेक्स्ट, तो बात किसकी कर रहे हैं? देखो रोग कारक बातें करो घनी लंबी लंबी, कोई मतलब नहीं है, और मैं रोग की बात करूंगा, दूसरी नहीं। आप देख लो लगभग 1.5 घंटा हुआ अपन को पढ़ते हुए, रेडी हुआ ना? उसके अंदर में उस दौरान मैंने पूरा प्रयास किया है केवल रोगों की बात की जाए, लोगों की नहीं, रोगों की। तो इसका रोग कारक लिखो, ट्रिप्नोसोमा गैम्बुएंसिस। हाँ, सब बोर्ड पे देख रहे हैं, बोर्ड खाली खाली नजर आ रहा है। ट्रिप्नोसोमा गैम्बुएंसिस। मेरा यही है मित्रों, कोर्स जल्दी होगा बस हमेशा, और प्रश्न पूरा मिलेगा। ये 2 चीजें रहेगी आपको, और आपको और चाहिए क्या? प्रश्न ही तो चाहिए। क्वेश्चन का तो भरोसा है, आजमा चुके हो। चलो बात करें आगे। ट्रिप्नोसोमा गैम्बुएंसिस रोग कारक हो गया मित्रों, लिखो रोग वाहक, सीसी मक्खी। हाँ, तो आदमी की पहचान तो एग्जाम के बाद ही होगी, और वो आप जो एग्जाम देकर आ चुके हो, और कुछ एग्जाम आज भी देके आएंगे, आज भी तो होगा। चल रहा है वीडियो मेंस, देखते हैं। आज पहली नजर यही है कि आता क्या है, देखते हैं। वो तो कल ही बात हो सकती है, अब पेपर के बाद की बात है। नेक्स्ट, सीसी मक्खी। अभी मत करना सर कैसी होती है, मैं मक्खियां पकड़ के नहीं ला सकता हूं। हाँ, संक्रमण हो गया। लिखो बेटा लक्षण, लक्षण। हाँ, लक्षण लिख दो, निंद्रा व आलस्य। आलस्य रहेगा, नींद में बातें करेगा। निंद्रा व आलस्य क्या होगा मित्रों? नींद आएगी, और क्या आएगा? आलस ही आलस। और ठीक है, देखा जाएगा। नेक्स्ट, कोई इलाज नहीं, डॉक्टर से संपर्क करें, मतलब प्राथमिक नहीं। अगला लिखो सीधा, काला आजार, ब्लैक फीवर। डॉक्टर से संपर्क करें, तब तक नहीं सही होगा। लिखो काला आजार, ब्लैक फीवर भी बोलते हैं इसको, ब्लैक फीवर। काला अचार नहीं, हाँ काला अजार है, यूनिक है काला अचार। रोग कारक क्या होगा? रोग कारक लेशमानिया। यही तो आया था रे, कंप्यूटर अनुदेशक। लेशमानिया डोनोवनी, सीधा प्रश्न याद आया है? क्या बोले भाई? लैब में भी आया था क्या? मिलान कीजिए। हम याद ही नहीं है खुद को, प्रश्न ही भूल गए। तो क्या आया था फिर? तो हाथी पांव पड़े ना मैंने, बस ठीक है। तो कोई भी होना आना चाहिए अपने तो प्रश्न। अभी पढ़ूंगा और बेटा, रुको जरा, सब रुक रो। आपको बुखार आ गया था उस दिन, आप आए नहीं थे। लिखो लेशमानिया डोनोवनी। लिखो इसका रोग कारक के बाद रोग वाहक, सैंड फ्लाई, बालू मक्खी। ये रोग कारक आपको याद रखना है बेटा अच्छे से, जैसे मेरे को याद है वैसे आपको भी होने चाहिए। नाम लेते ही तुरंत आना चाहिए। लिखो रोग वाहक, सैंड फ्लाई। मेरे को कितनी बार रिपीट हुए, ये तो मैं रोज क्लास में कहता भी हूं आपको। कितनी बार कहा मित्रों मैंने?
जितना रिवीजन करेंगे विता याद होगा। मेरे को याद क्यों है? क्योंकि मैं रिवीजन करता हूं। आपके सामने पढ़ लिया, फिर अब शाम को फिर पढ़ लूंगा, एक क्लास में और पढ़ाऊंगा तब। बालू मक्खी। तो कहने का मतलब बेटा एक दिन में 10 बार हो जाता है ये, तो याद रहेगा ही, फिर कहां जाएगा। और 10 साल से पढ़ा रहा हूं, और एक दिन में 10 बार भी पढ़ा तो 10 साल हम कितनी बार पढ़ा होगा, तब ये सब बोलते ही नाम आ जाता है। नेक्स्ट, लक्षण, लक्षण क्या होता है इसमें? लिखो, बुखार आएगा और शरीर पर लाल लाल नहीं काले काले धब्बे हो जाते हैं। सॉरी शक्तिमान, शरीर पर काले धब्बे हो जाते हैं, ब्लैक स्पॉट हो जाएंगे। बुखार व शरीर पर काले काले धब्बे हो जाते हैं, ब्लैक स्पॉट, काले धब्बे। रोग कारक हो गया, रोग वाग हो गया, लक्षण हो गए, बस बहुत है। अगला रोग, यहां से रोग कारक पूछने और रोग वाग पूछने के चांस होंगे और कुछ नहीं। अगला रोग लिखो, लिखो पायरिया। वहां नहीं लिखा हुआ, रे लिखे ही नहीं अपन ने तो पहले। पायरिया कौन सा रोग पढ़ेंगे बेटा? पायरिया। सुना नाम कभी इसके बारे में? क्या होगा? पायरिया होगा। गजब। देखो इसका रोग कारक क्या होगा? एंट अमीबा, एंट अमीबा जिंजेवेलिस। एंट अमीबा जिंजेवेलिस लिख दिया। इसका संक्रमण दूषित जल, दूषित पानी से फैलता। अमीबा दूषित पानी में होता है। दूषित जल, दूषित जल से। लक्षण, लक्षण क्या होगा इसमें? लिखो, मसूड़ों से बदबू के साथ खून आता है। मसूड़ों से बदबू के साथ खून आता है। मसूड़ों से बदबू के साथ खून आता है। मसूड़ों से जबरदस्त बदबू आएगी प्यारे मित्रों, बदबू के साथ खून भी आएगा। अपने पास में बैठा हो और मुंह पास है, उधर उधर मुंह उधर उधर। अगला रोग लिखो, अमीबियोसिस। अमीबियोसिस इसी को बोला जाता है अमीबियोपेचिस। अमीबियोसिस या क्या बोलते हैं मित्रों? अमीबियोपेचिस। अमीबियोपेचिस, अमीबियोसिस या अमीबियोपेचिस। देखो, रोग कारक एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, यह है इसका रोग कारक। संक्रमण वही दूषित जल से। अमीबा हमेशा पानी में होता है। देखो, दूषित पानी से, दूषित जल से। याद करो, 10th में पढ़ते तब सुने थे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये कोशिकीय जीव वही। याद आया कुछ कुछ? लक्षण,
लक्षण क्या होंगे? पेट दर्द होगा, पेट में मरोड़े चलेंगे, चलता है कभी, घर घर, एंटन होंगे और दस्त लगेगी। चुप, लिखो लिखो, पेट दर्द के साथ डायरिया, डायरिया मतलब समझ गए ना? हाँ, अच्छा शब्द यूज ले लिया, नहीं तो दस्त। पेट दर्द के साथ डायरिया मतलब दस्त लगती है, डायरिया व रक्त स्त्राव होता है, दस्त में खून आता है, ब्लडिंग होती है, रक्त स्त्राव ब्लडिंग होगी। लिखो इसमें प्रभावित अंग आंत, इंटेस्टाइन इसके अंदर इफेक्टिव होती है, घाव हो जाते हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। प्रभावित आंतें, इंटेस्टाइन, आंतें इसके अंदर इफेक्टिव प्रभावित रहती है। छोटी आंत होती है मेन। नेक्स्ट, ये हो गए मित्रों आपके 4-5 मुख्य रोग जो थे, कौन से? प्रोटोजोआ के। अब लिखो हेलमिंथीज या कृमि जनित रोग। अगला रोग लिखो मित्रों, हेलमिंथीज। हेलमिंथीज या इसी को बोलते हैं मित्रों कृमि जनित रोग। हेलमिंथीज या कृमि जनित रोग। तो पढ़ते हैं आगे। लिखो इसका रोग कारक, नहीं सॉरी, रोग का नाम। एक एक रोग, 2-3 रोग पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं इसमें। पहला रोग लिखो, सबसे फेमस रोग, हाथी पांव। हाथी पांव, फील पांव। पहला रोग का नाम है हाथी पांव, या इसी को बोलते हैं मित्रों फील पांव। हाथी पांव कह दो, फील पांव कह दो। हाथी पांव रोग, फील पांव रोग, या हाथी पांव, फील पांव, या क्या बोलते हैं फाइलेरियसिस। एलिफेंट फिट हो गया ना हाथी पांव। तो हाथी पांव कह दो, या क्या बोलेंगे मित्रों फील पांव, या क्या बोलेंगे फाइलेरियसिस। लिखो रोग कारक। बाउचेरियाई, बाउचेरियाई ब्रैंकोप्टाई। बाउचेरियाई ब्रैंकोप्टाई, ये बहुत पूछा जाता है कंपटीशन के अंदर, ध्यान रखना। इसका रोग वाहक क्यूलेक्स मच्छर, मच्छर के काटने से होता है। क्यूलेक्स मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर। कारक हो गया, वाहक हो गया। लक्षण, क्या लक्षण होगा? वही जो होगा। लिखो मित्रों, पैरों में लसिका का जमा हो जाता है, जिसे लसिका गांठें फूल जाती हैं। पांवों में या पांव में, पैर में लसिका, लिम्फ, लसिका का जमाव हो जाता है। पांव में लसिका का जमाव हो जाता है, जिससे लसिका गांठें फूल जाती हैं, जिससे लसिका गांठें फूल जाती हैं।
लसीका गांठें फूल जाती है तथा पांव फूलकर हाथी जैसा दिखाई देता, हाथी के पांव जैसा, तथा पांव फूलकर बड़ा हाथी जैसा दिखाई देता है। इसीलिए इसको अपन नाम देते हैं मित्रों हाथी पांव। इसका फोटो एनसीईआरटी में दिया हुआ, कभी आपने देखा हो तो, बड़ा सा फूला हुआ पांव। नहीं तो आप कभी इन दिनों रामदेवरा घूमने जाओ तो मंदिर से जब आप बाहर निकलोगे तो बाहर साइड में एक रोगी बैठा है, इतना बड़ा पांव लेकर के आराम से, हाथी पांव। अगला रोग संभव अब तो हुआ नहीं अब तक तो, फिर हो जाए तो किस्मत। नेक्स्ट लिखो एस्केरियसिस। अगला रोग एस्केरियसिस। लिखो मित्रों एस्केरियसिस। रोग का नाम, रोग कारक एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। एस्केरिस एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। ये तो जाएगा मित्रों इसका रोग कारक एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। संक्रमण दूषित खाने पीने की वस्तु से, दूषित खाने पीने की वस्तु से बच्चों में, बच्चों के अंदर ये रोग होता है। दूषित खाने पीने की वस्तुओं से बच्चों में। किसमें होगा प्यारे मित्रों? बच्चों के अंदर होगा। और किससे होगा? खाने पीने की वस्तुओं से। लक्षण, लक्षण देखो मित्रों, बच्चों में पेट दर्द होता है, तथा बच्चे का वजन नहीं बढ़ता है, दुबला पतला ही रहता है, तथा बच्चे का वजन नहीं बढ़ता है। याद करो, एनएस में खुजली भी चलती है, फिर मां कहती है मीठा खाता ही क्यों है। नेक्स्ट याद आ गया होगा रोग कौन सा है? चुनिया जिसको बोलते थे अपन। फिर मम्मी कहती थी मीठा खाते ही क्यों है। याद आया? वही एस्केरिस है। अगला रोग नारू रोग, एक और लिख देता है नारू रोग। नारू रोग या इसको क्या बोलते हैं मित्रों? बालाक्रमी। गांव में कहते हैं ना बाला निकल गया इसको। नारू, नारू रोग लिखो इसके अंदर, नारू रोग के अंदर रोग कारक, रोग कारक
ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस लिखो, ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस लिख दिया होगा। ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। मित्रों, ढंग से सुनना, पुराने समय के अंदर जो गांवों के अंदर पानी पीते थे वो अपन तालाबों से ज्यादा पीते थे, और अनछना पानी सीधा लिया सीधा टेक, याद है? तो वहीं कपड़े धोना, उसी पानी में नहाना, उसी में पशु नहाते, उसी में पशु पीते और उसी में अपन पीते। नहाना धोना खाना पीना, तालाब पे कपड़े लिए, ये ले धो के वापस घर आ गए, और उसी में धो के भी चिमकी लगा के आ गए, डूब के आ गए। याद आया? तो फिर ये रोगाणु कृमि, इसके छोटे छोटे जीव उस पानी के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते थे, और प्रवेश करने के बाद इसका कृमि बड़े आराम से अंदर भोजन करता, फिर लंबा होता, फिर शरीर पर एक फोड़ा होता, एक फुंसी होती बड़ी सी, कहीं पे भी हो सकती है, कहीं पे भी, और उसकी इच्छा होती वहां से फिर वो फोड़ा फूटता और ये फिर कृमि बाहर आता। और ये जब बाहर निकलता मित्रों, बोले बाला निकल गया, भयंकर दर्द होता था। और ये कृमि बहुत पतला होता है, एक तिनका लेते लकड़ी का टुकड़ा, और एक दिन में तो निकलता नहीं, एक मीटर तक लंबा हो जाता है। तो रोज का जितना निकलता उसको फिर तनके से लपेटते, और कई बार बारीक होने से, सावधानी नहीं रखने से टूट जाता, तो आधा शरीर अंदर रह जाता और आधा बाहर आ गया तो मर जाता। तो अंदर पड़े पड़े इसकी बॉडी सड़ती, और सड़ने से कैंसर होता, और कैंसर से फिर रोगी की मृत्यु हो जाती। एक बहुत खतरनाक बीमारी थी। लेकिन फिर हमने गांव गांव अलग जगह छाना पानी पिए, अनछाना पानी नहीं पिए, नर रोगी बताए, 500 रुपये इनाम पाए, ऐसे कर करके हमारी गवर्नमेंट ने इस रोग को पूरी तरह से वर्तमान में क्या कर दिया, उन्मूलित। और ना तो अभी कोई अनछाना पानी पीते हैं और ना ये रोग होता। लिखो, आया समझ में क्या था? तो लिखो, संक्रमण दूषित पानी पीने से, दूषित पानी पीने से। लक्षण देखिए, तो मैंने बोल ही दिया पूरा लक्षण। देखो, इस रोग में नारुकृमि शरीर में प्रवेश कर जाता, नारुकृमि शरीर में प्रवेश कर जाता तथा फोड़ा या फुंसी के रूप में वापस, फोड़ा या फुंसी के रूप में वापस शरीर से बाहर निकलता, शरीर से बाहर निकलता। तो ये रोग कहलाता है प्यारे मित्रों आपके नारू रोग। तो यहां तक आज पढ़ेंगे, बाकी पढ़ते हैं कल। थैंक यू। काम भी दिया ना कल मैंने छुट्टी का, तो काम भी तो दिया मैंने आप लोगों को एक हमेशा ध्यान रखना, पहले लड़कियां बाहर निकल, और कोई भी नहीं जाएगा, गर्ल्स फटाफट निकलो बहन आराम से।